वेलकम बैक टू द चैनल। अब तक हमने देखा कि अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज का लाइफ मेनली हंटर गैदरर लाइफस्टाइल पर बेस्ड था। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है। अगर अर्ली ह्यूमंस स्मॉल ग्रुप्स में रहते थे तो डिफरेंट ग्रुप्स के पास जो रिसोर्सेज थे क्या वो सिर्फ उन्हीं तक लिमिटेड रहते थे या फिर ग्रुप्स एक दूसरे के साथ चीजों का आदान प्रदान भी करते थे। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज का सिंपल मीनिंग है डिफरेंट ग्रुप्स के बीच गुड्स, रिसोर्सेस या मटेरियल्स का एक्सचेंज होना। अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज में एक्सचेंज मेनली सर्वाइवल और कॉपरेशन के लिए होता था। अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज में हर जगह सेम रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। एग्जाम्पल्स जैसे कुछ एरियाज में अच्छे स्टोन मटेरियल्स मिलते थे जिससे अच्छे टूल्स बनते थे, लेकिन दूसरे जगह पे अच्छे स्टोन मटेरियल्स नहीं थे। कुछ जगह फूड रिसोर्सेज ज्यादा होते थे और कुछ रीजन्स में स्पेशल रॉ मटेरियल्स मिलते थे। इसीलिए डिफरेंट ग्रुप्स एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे। एक्सचेंज से ग्रुप्स को रेयर रिसोर्सेज मिलते थे, ग्रुप्स के बीच में सोशल रिलेशन स्ट्रांग होते थे और सर्वाइवल के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते थे। अब क्वेश्चन आता है कि हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला कि अर्ली ह्यूमंस एक्सचेंज करते थे। इसका आंसर मिलता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से। आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि कुछ स्टोन्स और रॉ मटेरियल्स उन जगह पर मिल जाते हैं जहां वो नेचुरली अवेलेबल ही नहीं थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो मटेरियल्स कहीं और से लाए गए थे। इससे पता चलता है कि अर्ली ह्यूमंस लॉन्ग डिस्टेंस एक्सचेंज नेटवर्क्स को यूज करते थे। एक्सचेंज का एविडेंस वर्ल्ड के कई आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर मिलता है, जैसे कि रशिया के कोस्टंकी पे। यहाँ पर स्टोन मटेरियल्स के एक्सचेंज का एविडेंस मिलता है। इसके अलावा अफ्रीका के सेंट्रल रिफ्ट वैली रीजन पर भी स्टोन्स का एक्सचेंज का एविडेंस हमें मिलता है। तो ये देखिए कौन कौन से स्टोन्स को एक्सचेंज किया जाता था, जैसे ऑब्सीडियन, ये है फ्लिंट और ये है क्वार्ट्जाइट। दिस इज क्वार्ट्जाइट। इसका मतलब है कि अर्ली ह्यूमंस हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक रिसोर्सेज एक्सचेंज करते थे। ये बताता है कि अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज आइसोलेटेड नहीं थी बल्कि एक दूसरे से कनेक्टेड थी। आप देख सकते हैं, यहाँ मैप में देख सकते हैं कि डिफरेंट रीजन्स में स्टोन चेंज का एविडेंस मिलता है एक्सचेंज का। जैसे कि ये दिस इज अफ्रीका और अफ्रीका के ठीक यहाँ पे इट्स रशिया। इसको हम जूम करेंगे तो इस इलाके में इट्स कॉल्ड कोस्टंकी। यहाँ पर हमको कुछ स्टोन के एक्सचेंज का एविडेंस मिलता है। सिमिलरली ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और ये पर्पल जो शेडेड रीजन है दिस इज ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। यहाँ पर भी हम लोगों को एक्सचेंज के इंपॉर्टेंट स्टोन्स को एक्सचेंज का एविडेंस मिलता है। वो स्टोन्स नेचुरली इस इलाके में नहीं प्रेजेंट है, लेकिन हमको यहाँ पर मिलते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने भी एक्सचेंज के डिफरेंट फॉर्म्स को आइडेंटिफाई किया है। एक्सचेंज सिर्फ इकोनॉमिक प्रोसेस ही नहीं था बल्कि सोशल और कल्चरल रिलेशंस का भी पार्ट था। एक्सचेंज के थ्रू जो ग्रुप्स थे वो अलायंस बनाते थे, रिलेशनशिप्स मेंटेन करते थे और कॉन्फ्लिक्ट्स को भी रिड्यूस करते थे। एक्सचेंज अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्रूव होता था, ग्रुप्स के बीच इंटरैक्शन इंक्रीज होता था और सोशल नेटवर्क्स भी डेवलप होते थे। ये प्रोसेस लेटर सोसाइटीज में ट्रेड सिस्टम्स का फाउंडेशन बना। अब यहां से हम अपने यूनिट के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, जो कि है आर्टिकल 1.7 इन्वेंशन ऑफ आर्ट्स एंड लैंग्वेज। ह्यूमन एवोल्यूशन का सबसे यूनिक फीचर क्या है? सोचिए, अगर हम कंपेयर करें ह्यूमंस को अदर एनिमल से तो सबसे स्पेशल चीज है लैंग्वेज की एबिलिटी। एनिमल्स भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे एक डॉग अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग साउंड करता है,
कभी खुशी में, कभी गुस्से में। और जो दूसरे डॉग्स होते हैं वो साउंड को समझ भी लेते हैं। लेकिन एनिमल्स की जो साउंड की रेंज है वो बहुत लिमिटेड होती है। ह्यूमंस के केस में सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। ह्यूमंस इनफाइनाइट मीनिंगफुल साउंड्स क्रिएट कर सकते हैं। हर लैंग्वेज में थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स होते हैं और हर वर्ड का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। इसी वजह से लैंग्वेज को ह्यूमंस की यूनिक कैपेबिलिटी माना जाता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि ये लैंग्वेज स्टार्ट कब हुई? साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर, जैसे वोकल कॉर्ड, थ्रोट स्ट्रक्चर एंड टंग फ्लेक्सिबिलिटी, ह्यूमंस को 1.5 लाख ईयर्स पहले ही स्पीकिंग के लिए कैपेबल बना चुका था। लेकिन क्लियर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस लैंग्वेज को इतना पुराना नहीं मानता। रिलायबल एविडेंसेस बताते हैं कि मॉडर्न ह्यूमंस जो यूरोप में लगभग 40,000 साल पहले आए, उनके पास ऑलरेडी डेवलप्ड लैंग्वेजेस थी। लैंग्वेज सिर्फ साउंड का सिस्टम नहीं है। लैंग्वेज तब मीनिंगफुल बनती है जब स्पीकर और लिसनर दोनों उसका मीनिंग समझते हैं। इसका मतलब लैंग्वेज एक सोशल फिनोमिना है, सोसाइटी के अंदर डेवलप होती है। इसी कॉन्सेप्ट को हम आर्ट के केस में भी देखते हैं। आर्ट भी सिंबल्स को यूज करता है, जैसे पेंटिंग्स, आइकॉन्स या इमेजेस, जिनका मीनिंग सोसाइटी के लोग मिलकर समझते हैं। इसीलिए हिस्टोरियंस कहते हैं कि आर्ट और लैंग्वेज एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। दोनों सिंबॉलिक कम्युनिकेशंस के फॉर्म है। आर्ट भी ह्यूमंस की एक यूनिक क्वालिटी है। कोई भी एनिमल पेंटिंग नहीं बनाता और ना ही पेंटिंग्स को एप्रिशिएट करता है। आर्कियोलॉजिस्ट को दुनिया भर में अर्ली ह्यूमन आर्ट के एविडेंस मिलते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए यूरोप में कुछ फेमस केव पेंटिंग्स मिलती हैं, जैसे लॉस्कॉक्स इन फ्रांस एंड अल्टामिरा इन स्पेन। ये देखिए, तो दिस इज अ केव पेंटिंग इन अल्टामिरा स्पेन एंड दिस इज अ पेंटिंग इन अ केव कॉल्ड लॉस्कॉक्स। तो आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स है। इन केव्स की पेंटिंग इतनी रिमार्केबल है कि फेमस आर्टिस्ट पाब्लो पिकासो ने इन्हें देखकर कहा कि वी हैव इन्वेंटेड नथिंग। यहाँ वी का मतलब है मॉडर्न आर्टिस्ट। तो बेसिकली पाब्लो पिकासो जी कहते हैं कि जो मॉडर्न आर्टिस्ट है उन्होंने कुछ भी इन्वेंट नहीं किया, यानी इतनी बेहतरीन इन्वेंशंस तो अर्ली ह्यूमंस ही करके चले गए। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के अकॉर्डिंग आर्ट और लैंग्वेज का क्लियर प्रूफ लगभग 50,000 साल से पहले का नहीं मिलता। लेकिन जब आर्ट और लैंग्वेज डेवलप हुए तब ह्यूमन सोसाइटी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया। अब ह्यूमंस सिर्फ सरवाइव नहीं करते थे, बल्कि प्लानिंग कर सकते थे, रिचुअल्स डेवलप कर सकते थे, कॉम्प्लेक्स सोशल ऑर्गेनाइजेशन बना सकते थे और नॉलेज नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर कर सकते थे। लैंग्वेज की वजह से ह्यूमंस अपने चिल्ड्रन को उन चीजों के बारे में भी सिखा सकते थे जो उन्होंने खुद नहीं देखी। इसी प्रोसेस से इमेजिनेशन, आइडियाज और कॉम्प्लेक्स ह्यूमन सोसाइटीज का डेवलपमेंट हुआ। इसलिए हिस्टोरियंस कहते हैं कि आर्ट और लैंग्वेज का इन्वेंशन ह्यूमन हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट रहा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ। आर्टिकल 1.8। अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री को देखें तो एग्रीकल्चर और सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट रिलेटिवली रिसेंट है। एक्चुअली लगभग 12,000 साल पहले तक दुनिया के ऑलमोस्ट सारे ह्यूमंस जो थे वो हंटर गैदरर्स के रूप में ही जीते थे। हंटर गैदरर्स का मतलब है ऐसे लोग जो अपना फूड हंटिंग और वाइल्ड एनिमल्स या वाइल्ड प्लांट्स को कलेक्ट करके ऑब्टेन करते हैं। उनकी लाइफस्टाइल मॉडर्न अर्बन सोसाइटी से बिल्कुल डिफरेंट थी। हंटर गैदरर्स जनरली छोटे ग्रुप्स में रहते थे और उनके पास कोई भी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी या स्टैंडिंग आर्मीज नहीं होती थी। फिर भी वो अपनी प्रॉब्लम्स को विदाउट मच वायलेंस और विदाउट लार्ज स्केल वॉर्स सॉल्व कर लेते थे। उनकी टेक्नोलॉजी भी रिलेटिवली सिंपल थी, जैसे वुड,
बोन या स्टोन टूल्स। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिंपल टेक्नोलॉजी के बावजूद वो अपनी बेसिक नीड्स इजीली फुलफिल कर लेते थे। इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में जहां लोग 8-8 घंटे या उससे भी ज्यादा काम करते हैं, वहीं हंटर गैदरर्स को अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 से 3 घंटे काम करना पड़ता था। इसी वजह से फेमस अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्शल सालिन्स ने हंटर गैदरर सोसाइटी को द ओरिजिनल एफ्यूलेंट सोसाइटी कहा था। उनका आर्ग्यूमेंट था कि हंटर गैदरर्स के पास शायद मॉडर्न सोसाइटीज की तरह मटेरियल वेल्थ नहीं थी, लेकिन उनकी नीड्स लिमिटेड थी और वो इजीली सेटिस्फाई हो जाती थी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हंटर गैदरर्स जनरली अपने एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय नहीं करते थे, वो नेचर के साथ बैलेंस मेंटेन करके रहते थे। आज के मॉडर्न सोसाइटीज में हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने कई बार एनवायरनमेंट को सीरियस डैमेज पहुंचाया है। इसलिए कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि हंटर गैदरर सोसाइटी से हमें ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप के बारे में इंपॉर्टेंट लेसन्स मिल सकते हैं। इस सेक्शन में एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल भी दिया गया है। एक लेटर जो एक नेटिव अमेरिकन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को भेजा था जब उनसे उनकी लैंड खरीदने की बात की गई थी। इस लेटर में चीफ ने एक बहुत ही पावरफुल आइडिया एक्सप्रेस किया था। अगर आपने पढ़ा हो तो उन्होंने कहा, हम जमीन, हवा और पानी को कैसे बेच सकते हैं, ये सब तो हमारे लिए सीक्रेट है। उनके अकॉर्डिंग नेचर का हर एलिमेंट जैसे फॉरेस्ट, रिवर्स एंड एनिमल्स उनके कल्चर और आइडेंटिटी का पार्ट थे। इस एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि हंटर गैदरर सोसाइटी नेचर को रिसोर्स नहीं बल्कि एक सैक्रेड रिलेशनशिप के रूप में देखती थी। इसलिए हिस्टोरियंस और एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स के लिए हंटर गैदरर सोसाइटी का स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें स्टडी करके हम समझ सकते हैं अर्ली ह्यूमन सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसे थी, ह्यूमंस और एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप कैसा था और मॉडर्न सोसाइटीज को सस्टेनेबल लिविंग के लिए क्या लेसन्स मिल सकते हैं। इसलिए हंटर गैदरर सोसाइटीज सिर्फ पास्ट का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि वो हम ह्यूमन फ्यूचर को समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट इनसाइट्स प्रोवाइड करती है। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। आर्टिकल 1.9 प्रोग्रेसिव एक्विजिशन ऑफ स्किल्स। तो आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे। अब ये आर्टिकल 1.9 प्रोग्रेसिव एक्विजिशन ऑफ स्किल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे और इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तब तक अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग।